चलिए हमारा नया लेसन देखते हैं जो है क्लासिफिकेशन के बारे में। और पीरियडिक क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम जो एलिमेंट्स की अलग अलग क्लासिफिकेशन अलग अलग बेस पर देखी गई, पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। जिनमें पहला डोबेराइनर का ट्राइड्स आता है। डोबेराइनर जो एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये ट्राई किया था कि किस तरह से एलिमेंट्स को अलग अलग बेस पर जो है क्लासिफाई किया जाता है, और उसके लिए उसने डोबेराइनर ने जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास की बेस पर उनको क्लासिफाई किया। उसने सबसे पहले एटॉमिक मास की बेस पर जो एलिमेंट्स है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो लगाया। जैसे सबसे कम जिसका एटॉमिक मास है उसको पहले नंबर पर, फिर उससे ज्यादा वाला बी दूसरे नंबर पर, फिर सी तीसरे नंबर पर। इस तरह से उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो एलिमेंट्स को लगाया। और उसके बाद उसने ये ऑब्जर्वेशन किया कि पहले और तीसरे का जो मीन है, जो एवरेज है, वो एवरेज दूसरे के बराबर है। जो मिडिल के अंदर है, जो बीच में तीन एलिमेंट के ग्रुप है, पहला दूसरा तीसरा, वो तीनों के अंदर पहले और तीसरे का एवरेज ये बीच वाले के बराबर है। और उसने इस रूल को जो है वो ट्राइड्स का नाम दिया। ट्राइड्स मतलब जो है वो तीन के ग्रुप। तो इस तरीके से उसने पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद ये साबित कर दिया कि पहले और तीसरे का जो एवरेज है वो दूसरे के बराबर है। तो दिस इज द डोबेराइनर ट्राइड्स। ये हमारी इसके अंदर लेसन में सबसे पहले यही रूल दिया हुआ है, और इसको समझना भी कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, डोबेराइनर के बाद जिस साइंटिस्ट ने वर्क किया है ही इज न्यूलैंड। अब न्यूलैंड ने भी जो है वो एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक की मास की बेस पर ही क्लासिफाई किया। मतलब एलिमेंट्स को जो उसने अलग अलग प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर जो उसने क्लासिफाई किया, वो क्लासिफिकेशन जो उसका बेस था वो भी एटॉमिक मास था। तो उसने एटॉमिक मास की बुनियाद पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स को लगाया। और एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद न्यूलैंड ने यह ऑब्जर्वेशन किया कि पहले से सातवें तक जो है वो प्रॉपर्टीज उसने ऑब्जर्वेशन किया। और फिर ये देखा कि जब आठवां एलिमेंट हम देखते हैं तो उस आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से सिमिलर होती है। पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से 7 एलिमेंट के बाद 8वें एलिमेंट पर जो है वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। और 8वीं इस पर रिपीट होती है, इसलिए उसने उसको ऑक्टेव्स का नाम दिया है। ऑक्टा मतलब 8, ऑक्टा का मतलब होता है 8। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मतलब हर 8वें आंसर के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। इस तरह का ऑब्जर्वेशन न्यूलैंड ने किया, और न्यूलैंड ने इसको नाम दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और ये शुरुआती दौर के अंदर जो है इस तरह से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। जो डोबेराइनर ने क्लासिफिकेशन किया था वो क्लासिफिकेशन भी एटॉमिक मास की बुनियाद पर थी, और न्यूलैंड ने जो क्लासिफिकेशन किया वो क्लासिफिकेशन भी एटॉमिक मास की बुनियाद पर थी। जो डोबेराइनर जो था उसने 3 का ग्रुप बनाया था। 3 का ग्रुप बनाने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन ये था कि किस तरीके से पहले और तीसरे का एवरेज, उसका जो मीन है वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर आता है। पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लिए, दूसरे एलिमेंट तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लिए, पहले और तीसरे का एवरेज निकाले। एवरेज निकालने के बाद ये ऑब्जर्वेशन किया गया है कि वो एटॉमिक मासेस का जो एवरेज है वो बीच वाला जो एलिमेंट है उस एलिमेंट
एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर है और उसने उसको नाम दिया था ट्राइड्स का। फिर न्यूलैंड के बारे में जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, न्यूलैंड ने कहा है कि आप अगर सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अगर लगा दें, पहला जो है वो जिसका सबसे कम एटॉमिक मास है वो पहला, उससे ज्यादा वाला दूसरा, उससे ज्यादा वाला तीसरा, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते हम जो है सारे एलिमेंट्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा ले और फिर देखें तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये पहले एलिमेंट के बराबर रहेगी। इसको नाम दिया गया है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब आगे चलकर हम जो है ये देखते हैं कि आगे किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। एटॉमिक साइज जो होती है वो डिसाइड करता है एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस जो है वो सेंटर से सबसे आखिरी शेल का डिस्टेंस होता है। सपोज हमने एक एटम ले लिए, उस एटम का एक सेंटर है, न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस से आखिरी शेल है, किसी एलिमेंट के अंदर 2 शेल है, किसी में 3 शेल है, किसी में 4 शेल है। ये जो शेल्स बने हुए हैं तो इनके सबसे आखिर का शेल जो होगा उस आखिरी के शेल का और न्यूक्लियस का डिस्टेंस कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस को नापने के लिए एक नई यूनिट बनाई गई, दैट इज पिकोमीटर, जिसको शॉर्टकट में पीएम कहा जाता है। और एक पिकोमीटर ये बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। इतना छोटा होता है, ये बहुत ही छोटी जो है यूनिट है ये, जिसके अंदर एटॉमिक रेडियस को नापा जाता है। एटॉमिक रेडियस, उसके बाद आयनिक रेडियस भी होता है। आयनिक रेडियस को समझना भी कोई मुश्किल नहीं है। जब एटम की जगह आयन बन जाए, किसी इलेक्ट्रॉन के लेन देन की वजह से जो है आयन तैयार होते हैं। आयन तैयार होने के बाद आउटर मोस्ट शेल की और न्यूक्लियस की जो लंबाई है दैट विल बी आयनिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस के बाद हम देखते हैं अबाउट द वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? फर्ज कीजिए हमने कोई सोडियम का जो है एलिमेंट ले लिए, जिसके पहले शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल के अंदर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए वैलेंसी को समझना मुश्किल नहीं है ज्यादा। ये सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देकर जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, केमिकल बॉन्ड बनाएगा। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो है वो अपना जो है वो कयाम पजीरी हासिल करेगा, अपनी जो स्टेबिलिटी है वो हासिल करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन देकर वो 1 बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। तो वैलेंसी होती जो होती है वो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, बंदिश बनाने की कैपेसिटी जो होती है वो वैलेंसी होती है। सोडियम 1 बॉन्ड बना रहा है तो उसकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाएगा तो उसकी वैलेंसी 2 है। एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसकी वैलेंसी 3 है। तो इस तरीके से जो है वो कि कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है, दे रहा है या ले रहा है, तो उतनी कैपेसिटी उसकी होती है बॉन्ड बनाने की। और ये बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है यही कहलाती है वैलेंसी, जिसको उर्दू में गिरफ्त कहा जाता है। इस तरीके से हमने जो है वैलेंसी देख लिए, एटॉमिक रेडियस देख लिए, और एलिमेंट्स को जो अलग अलग बुनियाद पर क्लासिफाई किया गया, उनको जो जमातबंदी उनकी की गई, वो जमातबंदी के बारे में बेसिक चीज हमने अभी तक देखी। अब आगे जो है हम इसके आगे की स्टेप को देखते हैं